नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आप लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, अर्थव्यवस्था, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए अब शुरुआत करते हैं तमाम खबरों की तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में आज 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम ने काराकट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की धरती से आंख में आंख मिलाकर हमने कहा था कि आतंक और आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखी और दुनिया ने भी देखी। जिस पाकिस्तानी सेना की छतछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, नए भारत की ताकत है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी ही है और न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। बिहार को विकास परियोजना की सौगात देने से पहले पीएम मोदी ने लोगों का विशेष अभिवादन किया। वे कार्यक्रम के मंच स्थल तक लोगों के बीच होकर गुजरे, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर भी रहेंगे। पीएम क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुनीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से गृह मंत्री ने की मुलाकात। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने पहलगाम हमले की घोर को निंदनीय बताया। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों, धार्मिक स्थलों पर हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की ओर से किए गए हमलों में पाकिस्तान का एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की निंदा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान उन्हें किए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया के अदीस अबाबा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर था। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा है कि दल की ये यात्रा सफल रही। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का रुख रखा है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया के में सबसे बड़े इस्लामी संगठन नहदतुल उलमा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन और एनयू कमेटी मेंबर से मुलाकात की। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा और पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडोनेशिया ने अपेक्षा से कहीं अधिक सहयोग किया। बोगोटा में शशि थरूर ने पाकिस्तान में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादी के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वर्दीधारी वरिष्ठ सैन्य के शामिल होने की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देने वालों के बीच मिलीभगत को दर्शाती है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भारत जिस आतंकवाद का सामना कर रहा है वह पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है।
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने फ्रीटाउन में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संसदीय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद भंगूरा से मुलाकात की। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उत्तरी यूरोप स्थित बाल्टिक देश लातविया पहुंचा। लातविया की राजधानी रीगा पहुंचने पर वहां भारत की राजदूत नम्रता कुमार के प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने स्वागत किया। राजदूत नम्रता कुमार ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को सबके सामने रखेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। भाजपा सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने दिरिहा का दौरा किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने वाशिंगटन डीसी में बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। इस बैठक में भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जरूरी कारकों पर बात हुई। इस दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में समुद्र में तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कारनामा दिखाने वाले शूरवीरों से मुलाकात भी की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। संबित पात्रा ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी पूछ रहे हैं कि बताओ कितने जहाज गिर गए। हिंदुस्तान ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है हमने। पंजाब हरियाणा सीमा पर किलियांवाली के पास पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। घायलों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही साथ धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। ओडिशा सतर्कता विभाग ने डीए मामले में आरडब्ल्यू डिवीजन के चीफ इंजीनियर की संपत्तियों पर छापे मारे। मामले में प्लानिंग रोड्स और आरडब्ल्यू डिवीजन के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में अंकोल, भुवनेश्वर और पीपली में 7 स्थानों पर तलाशी ली गई। इसमें उसका 2 मंजिला घर और भुवनेश्वर और पीपली के 2 फ्लैट भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने टेरर से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो रही है। सीआईए की टीम ने इलाके में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क से संबंधित सूचना जब्त करने के लिए अज्ञात सूचनाओं पर एक साथ छापे मारे। एहतियात के तौर पर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इस परेड में पहली बार महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च पास करती हुई नजर आई। इस ऐतिहासिक मौके पर सिक्किम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने सेनानियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला कैडेट्स के लिए एक अनोखा महत्वपूर्ण दिन है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कभी हार न मानने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है, गर्व के साथ देश की सेवा करें। सुप्रीम कोर्ट को आज 3 नए जज मिले हैं। चीफ जस्टिस BR गवई ने जस्टिस NV जारिया, जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस AS चंद्रकर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई। लखनऊ के कल्याण अपार्टमेंट के पास पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत का दौरा आज का समाप्त होगा। अपने दौरे के आखिरी दिन विंस्टन पीटर्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। सिक्किम स्थित मगन जिले के चुंगथांग में एक हादसे में लापता 9 लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। चुंगथांग और मुंशीथांग के बीच गुरुवार रात को एक वाहन तीस्ता नदी में गिर गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज से सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ओर से आयोजित 22वें शांग्री-ला डायलॉग में भाग लेंगे।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होगा। राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। आईएमडी के अनुसार आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। केरल में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने भारी निम्न दबाव के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं केरल के 4 जिलों अल्पझु, कोट्याम, एर्नाकुलम और इदुक्की के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिलचर में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश में जहां एक और मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी लगातार प्रभावित हो रहा है। गोवा आज अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये दिवस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें, नकारात्मक एशियाई संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को सपाट खुले। शुरुआती कारोबार में आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली मेड इन इंडिया 28 से 90 एनएम की सेमीकंडक्टर चिप इस साल बाजार में आएगी। विश्व आर्थिक मंच WEF की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ अस्थिरता की अनिश्चितता को बढ़ावा देने के साथ ही इस वर्ष की शुरुआत से ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक खराब बना हुआ है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान ने घोषणा की है कि वह अगले 2 वर्ष में भारत में 700 मिलियन यूरो निवेश करने की योजना बना रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का किया कुल प्रीमियम वित्त वर्ष 2019 में लगभग 80,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर रियल एस्टेट क्षेत्र में घर या दुकान खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए केवल उत्तर प्रदेश रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश की सलाह दी। भारत के नौकरी बाजार में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2.8% की वृद्धि की संभावना जताई गई है। सोने के आभूषणों की घरेलू खपत में 2025-26 में 10% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में 33% की तेजी आना है। इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के अन्य मामलों से जूझ रहे इनसाइडर बैंक के वित्तीय विवरणों की भारतीय चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट भी जांच करेगा। FSSAI ने खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में 100% शब्द के उपयोग के खिलाफ एक सख्त निर्देश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दीव की उपलब्धि पर बधाई दी। साथ ही दीव में प्रमुख सौर ऊर्जा सुविधाओं का भी दौरा किया। दीव भारत का पहला जिला बन गया है जिसने दिन के समय बिजली की अपनी पूरी मांग और सौर ऊर्जा से पूरी की और 11.88 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा कंपनियों को साइबर धोखाधड़ी और नए उभरते जोखिमों के अनुरूप बीमा उत्पाद तैयार करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने वॉकी टॉकी सहित अवैध रेडियो उपकरणों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग और बिक्री पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए बिना लाइसेंस और तकनीकी अनुमोदन वाले रेडियो उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए रियल जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान जताया। आरबीआई ने अपनी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, वित्तीय क्षेत्र और इसके साथ साथ सस्टेनेबल विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वित्त वर्ष 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्पादकता बढ़ाने वाली कई सरकारी नीतियों की वजह से 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग में सुधार, उपयोग की उच्च क्षमता और उपभोक्ता व्यावसायिक आशावाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 2025-26 में और गति मिलने की उम्मीद है।
आरबीआई ने कहा है कि एक्सटर्नल फंड पर मजबूत सेवा निर्यात से ट्रेड डेफिसिट की भरपाई की, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट एक स्थायी स्तर पर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के रतलाम नागदा सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक ने गुरुवार को कहा कि बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल की सुविधा दी जा रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अत्याधुनिक 220 केवी डिजिटल सबस्टेशन का उद्घाटन किया। भारत में कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या मार्च के अंत में 1200.8 मिलियन से बढ़कर अप्रैल में 1203.84 हो गई। सरकारी स्टील कंपनी सेल ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। जनवरी से मार्च अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 16.5% बढ़कर 1011 करोड़ रुपए हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर दोबारा धोखा देने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को और कीव के बीच होने वाली बैठक से पहले रूस शांति समझौते का प्रस्ताव देने में विफल रहा। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर राहत मिली है। कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत आयात टैरिफ जारी रखने की अनुमति दी है। ट्रंप प्रशासन ने सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका पर इस तर्क को स्वीकार कर लिया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि इजरायल ने गाजा के लिए अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन में युद्ध विराम का उसका प्रस्ताव रूस का सर्वोत्तम संभावित परिणाम है और राष्ट्रपति पुतिन को इस समझौते को स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान हुआ। चुनाव में उदारवादी उम्मीदवार ली जे म्यांग को जीत मिलने की अधिक संभावना जताई जा रही है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने सैन्य सुदृढ़ीकरण पर बैठक की अगुवाई की, तोपखाने अभ्यास का निरीक्षण भी किया। कंबोडिया में धोखाधड़ी केंद्रों पर नकेल कसने के लिए एक संयुक्त प्रयास में कुछ जापानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि आपराधिक गिरोह ने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में धोखाधड़ी केंद्रों में सैकड़ों हजारों लोगों की तस्करी की है, ताकि हर साल अरबों डॉलर का अवैध राजस्व अर्जित किया जा सके। लीबिया की सरकारी तेल कंपनी के त्रिपोली स्थित मुख्यालय पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। आईपीएल एलिमिनेटर मुकाबले में आज जो टीम हारेगी इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वालिफायर सेकंड खेलेगी। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 1 मुकाबले में 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पंजाब का सामना क्वालिफायर 2 में रविवार को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से होगा। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार हो रही मिक्स दिव्यांग खिलाड़ियों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज जून-जुलाई में लॉर्ड्स सहित कई प्रतिष्ठित स्थलों पर खेली जाएगी। भारत का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्णिम सफर जारी है। भारत ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गोबी में महाद्वीपीय मीट के तीसरे दिन कुल 6 पदक हासिल किए। महिला बाधा दौड़ की नंबर 1 धाविका ज्योति याराजी, राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले और महिलाओं की 4 4x400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप ज्योति और साबले के बाद भारत की महिला रिले टीम ने इतिहास रचा। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में साईराज और चिराग का सामना मलेशियाई जोड़ी गोजे फई और नूर इजाउद्दीन से होगा। सिंगापुर ओपन के पुरुष सिंगल्स में भारत के एचएस प्रणय को फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु भी अपने प्री क्वार्टर मुकाबले में चीन की चेन यूफी से हार गईं। सिंगापुर ओपन के महिला युगल में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को चीन की जियाजी फेन और झांग शुशियान के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में हार मिली।
मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के केडी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज के ओपन वर्ग में अमेरिका के ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना के खिलाफ अपनी दूसरी रोमांचक जीत हासिल की। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।